नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का हरियाणा चौपाल में। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर में आयोजित किए जा रहे अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले के संबंध में प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारियों को इन मेलों को सफल बनाने के लिए मिशन मोड पर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को रोजगार से जोड़ने के साथ साथ सरकार की कल्याणकारी नीतियों का लाभ पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन मेलों में लाभार्थियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत परामर्श के लिए प्रत्येक पात्र परिवार के घर घर जाएं और इसके लिए विशेष टीमों का गठन भी किया जाए। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव और संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने जिलों में जनता के बीच कोरोना प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी तमाम चीजों को सख्ती से लागू करवाना सुनिश्चित करें। विजू ने कहा कि सभी स्कूल, औद्योग, व्यवसाय परिसर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जहां भीड़ होने की संभावना हो वहां सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने वालों का चालान करने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम और निकाय समितियों जैसी एजेंसियों को सख्त कदम उठाए जाएं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में कृषि क्षेत्र निवेशकों और किसान संगठनों के बीच एमओयू साइन हुआ। इस मौके पर सीएम ने कहा कि किसानों के लिए अपनी फसल बेचना आसान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों की दिशा में सरकार का ये अहम कदम है। सुनहरा अवसर में इसको आज के कार्यक्रम को मानता हूं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प वो अपने लिए भी है, प्रदेश की सरकारों के लिए भी है, किसान जगत में काम करने वाले सभी लोगों के लिए है कि हम देश के किसान की आय कैसे डबल कर सकते हैं। बहुत से पग उठा लिए गए हैं, कुछ अभी पाइपलाइन में है और कुछ आने वाले समय में ज्यादा उपयोगी बनाया जाए। उसमें अगर हम प्राचीन काल में देखते हैं तो बहुत सामान्य तरीके होते थे खेती करने के, और खेती करने के बाद सामान्यतया किसान और गांव के लोग उसको अपने आप बांट लेते थे, वहीं बार्टर सिस्टम से तुम मेरे लिए सेवा कर दो। मैं तो हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन मुख्य सचिव के पदभार से सेवानिवृत्त हो गए हैं और ऐसे में विजयवर्धन के स्थान पर अब संजीव कौशल ने मुख्य सचिव का पदभार संभाला। आपको बता दें कि संजीव कौशल 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संजीव कौशल का अनुभव हरियाणा की विकास की नई सीढ़ियों तक ले जाने में सहायक साबित होगा। हरियाणा सरकार ने कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के सामने आने पर 1 दिसंबर से स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोलने का निर्णय टाल दिया है। अब 10 दिसंबर तक स्कूल मौजूदा व्यवस्था के तहत ही खुलेंगे और 50% विद्यार्थी ही रोस्टर के अनुसार आएंगे। स्कूलों का समय भी नहीं बदले जाएगा। 8:30 से 1:30 बजे तक ही कक्षाएं लगेंगी। शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश सरकार 10 दिसंबर को समीक्षा कर आगामी निर्णय लेगी। बुधवार से सभी विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। बच्चों की सुरक्षा और एहतियात बरतते हुए ये कदम उठाए हैं। सूत्रों के अनुसार ओमिक्रॉन का खतरा टलने के बाद ही स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोला जाएगा। कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर और अपना भारत मोर्चा के अध्यक्ष अशोक तंवर सोनीपत के रेलवे रोड स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह पहुंचे और यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरे देश का विपक्ष इस देश को बेचना चाहता है, जिसको लेकर सभी एकजुट होने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में हमें तृणमूल कांग्रेस के माध्यम से देश और प्रदेश को इन गद्दारों से छुटकारा पाने में सफलता मिलेगी। हरियाणा में तृणमूल कांग्रेस के भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि जो लड़ाई लड़ता है वो अपना भविष्य स्वयं बनाता है।
जिससे किसानों ने शांतिपूर्वक लंबे समय तक लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। पूरा जो देश है वो सारा विपक्ष वो एकजुट होने में लगा हुआ है, जो इस देश को बचाना चाहते हैं और हमें आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस के माध्यम से वो सफलता देश में भी मिलेगी, हरियाणा के अंदर। हरियाणा में भविष्य तो जो संघर्ष करता है, जो लड़ाई लड़ता है, उसका होता है। आज किसानों ने लड़ाई लड़ी, उनका पूरे देश ने साथ दिया, हरियाणा ने साथ दिया, तो सफलता मिली। ऐसे ही जो लड़ता हुआ दिखेगा उसके साथ लोग खड़े होंगे। और आज देश में अगर कोई सक्षम नेतृत्व है जो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी देश बचाने की, किसान, गरीब मजदूर को, नौजवान को, हमारे देश की महिलाओं को, कर्मचारियों को, छोटे व्यापारियों को बचाने की। इधर नूं उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने लोक निर्माण विभाग और सड़क के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 15 दिन में सड़कों पर सफेद पट्टे लगाने, आईकेट लगाने का कार्य करें ताकि धुंध से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने जिला सचिवालय के सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के साथ जो पेड़ हैं उन पर 4-4 फीट सफेद पेंट करें और जिन पेड़ों की टहनियां झुकी हुई हैं उनकी ट्रिमिंग कराएं। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में धुंध में दुर्घटना की संभावना ज्यादा रहती है, इसके लिए सड़क पर रिफ्लेक्टर लगाने का भी काम किया जाए। देखिए जी, जिस तरह से आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, इसमें धुंध का वातावरण बन जाता है सुबह शाम, और रात भर काफ़ी गहरी धुंध होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पे सभी विभागों को जिस सड़कों से संबंधित है उनको आदेश दिए गए हैं कि सभी सड़कों के ऊपर व्हाइट लाइन और बीच में चेकर्ड लाइन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगा दें, ताकि ज़्यादा गहरी धुंध में दुर्घटना की आवश्यकता संभावना ना बने। इसके अलावा हमने सभी स्पीड ब्रेकर्स जितने भी इलाके में हैं उनको भी दोबारा से रिपेंट करने के आदेश दिए, ताकि वाहन चालकों को स्पीड ब्रेकर्स दिखते रहें और कोई अचानक का हादसा ना हो। साथ साथ कुछ इलाके में जहाँ पे खतरनाक मोड़ है, विजिबिलिटी नहीं है, वहाँ जंगलात विभाग को भी आदेश दिया गया है कि वो अंडरग्रोथ जो है, छोटी झाड़ियाँ हैं, उनको काटें ताकि आगे से आने वाली गाड़ी दिखती रहे। और पेड़ों के साथ, रोड के साथ जो पेड़ों की पहली लाइन, उस लाइन पे भी 3-3, 4-4 फुट तक सफ़ेद उनके तने पे पेंट कर दिया जाए ताकि वो दिखते रहें और दुर्घटना ना हो। तो हमारी कोशिश है कि आने वाले सर्दी के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सके। ये 15 दिन के बाद हम उनसे सर्टिफिकेट भी लेंगे और फील्ड से रिपोर्ट भी लेंगे। अगर कहीं पर ऐसी कमी पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई। तो नूंह के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने ये निर्देश दिए हैं कि सर्दियों का मौसम है, किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचने के लिए तमाम एहतियात बरते जाएं और इसी के लिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए जाएं। डीसी ने कहा कि एक रोड के पेड़, सड़क के साथ साथ जो पेड़ हैं उनकी जो टहनियां झुकी हुई है उनकी ट्रिमिंग कराई जाए और इसके साथ पेड़ की जो पेड़ हैं उन पर 3 से 4 फीट तक की सफ़ेद पेंट उन पर कराया जाए ताकि वो दिखते रहें और उसके बाद किसी भी तरीके की दुर्घटना ना हो सके, क्योंकि सर्दी के मौसम में धुंध के कारण दुर्घटना ज़्यादा होती है। इसी से बचने के लिए व्यापक इंतजाम करने के निर्देश डीसी ने दिए हैं। चलिए तो अगली खबर की ओर कर लेते हैं। करनाल के शहर घरोंडा में एचआईवी संक्रमण का आंकड़ा फिर से बढ़ने लगा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 2.5 गुना लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। साल 2020 में घरोंडा सीएचसी में केवल 6 लोग ही संक्रमित मिले थे, जबकि इस साल 15 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 2 गर्भवती महिलाएं भी पॉजिटिव पाई गई हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो जागरूकता अभियानों का असर है कि लोग एचआईवी टेस्ट के लिए सामने आते हैं और गर्भवती महिलाओं का भी टेस्ट किया जाता है। क्योंकि पिछले साल कोरोना काल रहा और ज्यादा टेस्ट नहीं हो पाए, लेकिन इस साल एचआईवी के हजारों टेस्ट हुए, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले साल से करीब 2.5 गुना के सामने आए हैं। अधिकारियों का दावा है कि वो एचआईवी एड्स के केसों को शून्य पर लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एचआईवी को लेकर घरोंडा ब्लॉक में स्थिति कंट्रोल में है। इस संस्था और इसके अंतर्गत आने वाली पीएससीओ पर प्रतिदिन सभी गर्भवती महिलाओं का व वॉलंटियर जो भी आदमी कराना चाहे सबका टेस्ट फ्री किया जाता है। इस सीरीज में लगभग
हमारे पास 500 टेस्ट हर महीने हमारी पूरी CSC में हो जाते हैं गर्भवती महिलाओं के। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे जनरल प्रोसीजर्स होते हैं, चाहे इसमें ऑपरेशन फैसिलिटी हो, चाहे डिलीवरी होनी हो, सभी के टेस्ट HIV किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी इच्छा से कोई भी व्यक्ति युवती आकर अपना टेस्ट करवा। पिछली बार लॉकडाउन के कारण कुछ टेस्टिंग में कमी आई थी जी, और पिछली बार हम विश्व एड्स दिवस के मौके पर झज्जर में एड्स नियंत्रण कर्मचारियों ने काले झंडे दिखाकर काले दिवस के रूप में इस दिन को मनाया है। एड्स नियंत्रण कर्मचारी झज्जर के CMO कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और अपनी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए नाराज भी दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ आक्रोश जताए जाने के दौरान कई कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ रोष भी व्यक्त किया। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कर्मचारियों का ये कहना था कि विश्व एड्स दिवस ना होकर उनके लिए ये एक तरह का काला दिवस है, क्योंकि सरकार उनसे समान काम तो ले रही है लेकिन समान वेतन नहीं दिया जा रहा। इसके लिए उन्होंने कई बार अपनी आवाज भी उठाई है, लेकिन उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया और यही वजह है कि उन्हें विश्व एड्स दिवस को काले दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है। प्रदर्शन में पे रिवीजन की सबसे बड़ी मुख्य मांग यही है हमारी। हम पिछले 20-22 साल से कार्य कर रहे हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के हम सदस्य हैं और हमारे साथ काम का भी बहुत ज़्यादा एक वर्कलोड है। पिछले 2017 में पे रिवीजन हुआ था, डॉक्टर्स की सैलरी और दूसरे स्टाफ की सैलरी बढ़ा दी गई थी। सिर्फ हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई गई थी। पिछले 5-7 साल से नेको ने ना कोई पे रिवाइज की है, ना कोई इसके अलावा काम का बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है। LT काउंसलर्स और अन्य स्टाफ की कोविड में ड्यूटी लगाई गई, जिससे हमारे कई साथी पॉजिटिव भी हो गए और कई साथी 1-2 साथी दुर्घटना के वश भगवान को प्यारे हो गए। तो ये सबसे बड़ा हमारा था। हमारे साथ कोई हमारी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। बहुत ही कम सैलरी पे हम लोग काम कर रहे हैं। सबके सब हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन बहुत कम समय पे हम सारे कम तनख्वाह पे हम काम कर रहे हैं और हमारी मुख्य मांग जो है यही है कि हमारे पे को रिवाइज किया। तो विश्व एड्स दिवस के मौके पर कर्मचारियों ने नारेबाजी की और रोष प्रदर्शन किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, जिसको लेकर एड्स नियंत्रण कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन आज किया गया है। विश्व एड्स दिवस के मौके पर इस दिन को उन्होंने काले दिवस के रूप में मनाया। इसी के साथ आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ आक्रोश भी उन्होंने जताया है। कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर ये रोष जताया सरकार के खिलाफ और साफ तौर पर कहा कि इस दिवस को एक काले दिवस के रूप में मनाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि सरकार उनसे काम तो ले रही है लेकिन काम के समान वेतन उनको नहीं दिया जा रहा। वहीं चरखी दादरी जिले में डेंगू का कहर लगातार जारी है। जिले में अब तक 550 के लगभग डेंगू के केस सामने आ चुके हैं, जिसके चलते विभाग द्वारा अपनी टीमें बनाकर फोगिंग का कार्य कराया जा रहा है। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार का कहना है कि दादरी जिला अभी नया जिला बना है और डेवलप हो रहा है। दादरी शहर में 300 प्लॉट ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनकी केवल 4 दीवारी की हुई है और पानी उनमें रुक जाता है, जिस वजह से डेंगू का लार्वा वहां पर बनता है। और वहीं उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर पानी इकट्ठा है तो उसमें कुछ तेल की बूंदें डालें और इसी के साथ पूरी बाजू के कपड़े पहने। डेंगू के भी काफ़ी केस हैं। अभी 536 से 550 करीब क्रॉस कर चुके हैं। उसमें भी हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है डेंगू की कि इतने डेंगू केस हमारे पास इसलिए है कि हमारा अभी नया डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे डेवलपमेंट जो है युद्ध स्तर पे जा रही है। सभी जैसे कुछ प्लॉट्स मैंने खुद भी सर्वे कराया था और मैंने पहले भी आपको बताया था कि करीब 300 के करीब 289 हमारी गिनती में आए थे। 300 के करीब प्लॉट ऐसे हैं जिनकी सिर्फ 4 दीवारी हो रही है 3-3 फुट और बरसात का पानी उसमें अब तक भी खड़ा हुआ है। हम उन मालिकों से पर्सनल रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि वे अपनी फिलिंग करा लें। हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि फिलिंग ना कराओ तो कम से कम इसमें मिट्टी का तेल डाल लो। वैसे हम डालना चालू रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा अगर जनता भी हमारा साथ दे तो मुझे लग रहा है डेंगू को हम तुरंत ख़त्म कर सकते हैं। बाकी फोगिंग चालू है, हमारी जो सैम्पलिंग है वो सब चालू है। और बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
नगर निगम देहरादून में दिया तले अंधेरा। रोशनी की दलाली से अंधेरा ही अंधेरा। खासम खास पर उठते रोज नए सवाल। कंपनी पर चुप किए हुए सुनील उनियाल। जनता की गाड़ी कमाई को लुटाता है कौन? EESL कंपनी के सच को दबाता है कौन? EESL के सच पर निगम अधिकारियों का बयान। जांच और जानकारों में दबा रोशनी का अरमान। देखिए ANB न्यूज पर आज शाम 4:30 बजे। नगर निगम देहरादून का दिया तले अंधेरा। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी हैं। महिलाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हरियाणा चौपाल में। तो रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। महिला अपराधों में कमी लाने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हरियाणा पुलिस की महिला टीम प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में जाकर अलख जगा रही है। इसी कड़ी में साइकिल यात्रा के दौरान महिला टीम रेवाड़ी पहुंची, जहां मसानी गांव के स्कूल और रेवाड़ी शहर के कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 16 सदस्य महिला पुलिस की टीम ने 15 नवंबर को पंचकुला में साइकिल पर सवार होकर जागरूक नारी शक्ति हमारी स्लोगन के साथ जागृति यात्रा शुरू की थी, जो प्रदेश में जिलों में पहुंचकर जागरूकता कार्यक्रम कर रही है। ये हम जागृति यात्रा जो कि हरियाणा पुलिस की तरफ से हमारे माननीय DGP साहब श्री PK अग्रवाल जी और हमारी श्रीमती कला रामचंद्रन जी मैडम ADGP, श्रीमती भारती अरोड़ा IG अंबाला रेंज, जो हमारे तीनों उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पे उनके एक उद्देश्य से ये जागृति यात्रा पंचकुला से निकली है। और जो ये जागृति यात्रा 15 नवंबर को पंचकुला से निकली है और अभी हमने हरियाणा के 12 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कवर कर लिए इस जागृति यात्रा ने। और इस जागृति यात्रा का एक मेन उद्देश्य ये है कि हम उन महिलाओं को, उन बच्चों को जागरूक करें जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता साइकिल यात्रा निकाली है और इस साइकिल यात्रा से वो महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही हैं। ये अंबाला से यात्रा शुरू हुई थी जो 12 जिले कवर करेगी। उसके बाद यहाँ पर महिलाओं को पूरे तरीके से जागरूक किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, उन्हीं अपराधों में कमी लाने के लिए महिला पुलिस की टीम ने ये बात कही है और महिला पुलिस की टीम ने ये जो जागरूकता रैली है उसका आयोजन किया है।
तो आपको बता दें कि 16 सदस्य महिला पुलिस की टीम ने 15 नवंबर को पंचकुला से साइकिल पर सवार होकर जागरूक नारी शक्ति हमारी स्लोगन के साथ इस यात्रा की शुरुआत की थी और वही यात्रा अब अलग अलग जगह पर जाकर अलख जगा रही है और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती नजर आ रही है। हरियाणा के चरखी दादरी के उपमंडल बांडा के पास सीएम फ्लाइंग ने अवैध हरे पेड़ों की कटाई को लेकर कार्रवाई की और इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा भी मारा। कार्रवाई के दौरान टीम ने 77 हरे पेड़ों का जखीरा बरामद किया है। कार्रवाई के बाद सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर का कहना है कि लगातार इस क्षेत्र से सूचना मिल रही थी और इसी को लेकर छापेमार कार्रवाई की गई है। वनखंड अधिकारी धर्मेंद्र धनखड़ ने बताया कि हमारी टीम ने काटे गए हरे पेड़ों की पैमाइश की है और उसके अनुसार 77 हरे पेड़ काटे गए हैं। ये आसपास के खेतों से ही काटे गए हैं और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसके बाद ही जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इस क्षेत्र से लगातार हरे पेड़ कटाई की सूचना सीएम फ्लाइंग को मिल रही थी और इसी के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध लकड़ियों का जखीरा सीएम फ्लाइंग की टीम और वन विभाग ने बरामद किया है। ये जी सीएम फ्लाइंग के साथ हमने बारडा से जो जेवली को कच्चा रास्ता जाता है, इसमें सीएम फ्लाइंग के साथ छापामारी की। यहाँ लकड़ियों का अवैध स्टॉक मिला, जिसमें 77 पेड़ों की लकड़ियाँ मिली हैं, जो कि हमने अपने स्टाफ के सदस्यों के साथ पैमाइश की है और उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार जो भी जुर्माना वो निर्देश देंगे, इतना जुर्माना उसका जुर्माना लगा दिया जाएगा। इसके दोषी के खिलाफ PLP 1900 की धारा 4 के तहत कार्रवाई की जाए। PLP की उन धारा 1900 की धारा 4 के तहत केस फाइल किया। फतेहाबाद से ऑनर किलिंग का मामला भी अब सामने आया है, जहां जिले के गांव धांगड़ में युवती की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने परिजनों पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि युवती के गांव के ही लड़के से प्रेम विवाह करने पर नाराज परिजनों ने उसकी हत्या कर दी और दाह संस्कार भी कर दिया। हत्या का युवती के पति को जब पता लगने पर उसने पुलिस को ये सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दमकल कर्मचारियों को बुलाकर चिता की आग बुझाई और अधजले शव को कब्जे में ले लिया है। मामले में पुलिस ने बुधवार को मृतक युवती के पति अनूप की शिकायत पर युवती के पिता, चाचा समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या और शव को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। ऐसा कल शाम को कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी भी धांगड़ गांव में किसी युवती की उसके परिवार वालों ने हत्या कर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। सूचना पर जब मौके पर गए तो वहाँ चिता पर जल रही थी, तो वहाँ पे मामला संदेहजनक लगा तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर तहसीलदार साहब को बुला के फायर ब्रिगेड से उसको चिता को शांत करा के उसको डेड बॉडी को कब्जे में लिया गया है, जो मोर्चरी में फतेहाबाद में रखवाई गई है। क्या मामला है, क्या शिकायत आई थी, कहाँ से आई थी? शिकायत तो कंट्रोल रूम से आई थी 112 से। तो किसी अनूप नाम के व्यक्ति ने बताया था अभी मेरी पत्नी की उसके परिवार वालों ने हत्या कर दी है और उसे संस्कार कर रहे हैं। वहीं सोनीपत सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी का अपहरण कर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया और आपको बता दें कि वारदात 12 अगस्त की है। तब से आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था, जिसके बाद पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये हमारे पास एक मुकदमा दर्ज हुआ था, 337 नंबर मुकदमा, 12 अगस्त का मुकदमा था, जिसमें एक कंप्लेंट हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि एक लड़की है 13 साल की, उसके साथ गैंगरेप हुआ है। सलीम सर माजरा के अक्यूज थे बाय नेम। लड़की ने 3 अक्यूज थे, तीनों का नाम बताया था जो कि सलीम सर माजरा के थे। तो उसी में हमारी तरफ से काफ़ी एफर्ट किया जा रहा था। सोनीपत पुलिस उसमें काफ़ी एफर्ट कर रही थी। उसमें एसपी सर की तरफ से रिवॉर्ड भी घोषित किया गया था, 5,000 का रिवॉर्ड था तीनों आरोपियों पे। तो उसी में एक की गिरफ्तारी है वो पहले 22 तारीख को हो चुकी थी, 2 की
फिलहाल के लिए हरियाणा चौपाल में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।